हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड सेफ एट योर प्लेस। लिसन स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी बुक क्षितिज से फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है दो बैलों की कथा, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े उपन्यासकार माने जाते हैं, तो ये रचना उनकी लिखी हुई है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, यानी इजीली नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से भी जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ में जो लेखक है मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने बैलों के माध्यम से एक सीधे साधे जानवर का वर्णन किया है। उन्होंने बैलों को गधे से भी कंपेयर किया है और दो बैल हैं जिनका नाम है हीरा और मोती, उनके माध्यम से मित्रता कैसे निभाई जाती है ये भी बताया है और आज़ादी कैसे प्राप्त की जाती है ये भी बताया है। तो पाठ शुरू करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता मीन सहनशीलता ने उसे यह पदवी यानी कि नाम दे दिया है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायासी सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते न देखा न सुना। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास उसके सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। मीन्स गधे को कैसा भी ट्रीट कर लो वो हमेशा ठीक ठाक सा ही दिखाई देता है, संतुष्ट दिखाई देता है। वैशाख में चाहे एक आधी बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो कभी उसे खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद यानी कि दुख स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने भी गुण हैं वो सब उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। अब वो किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होता, तो लेखक ने उसे ऋषि मुनि से कंपेयर कर दिया। जैसे ऋषि मुनियों को सुख दुख का हानि लाभ से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार गधे को भी फर्क नहीं पड़ता, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। सद्गुण यानी इतने अच्छे गुण हैं फिर भी उसका अनादर किया जाता है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। अब बताता है लेखक कि जैसे जो हमारे इंडियंस अफ्रीका में रह रहे हैं उनके साथ कितना बुरा व्यवहार होता है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय यानी बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है। गधा यानी अब बेवकूफ के सेंस में लिया गया है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। देखिए बैल को कितने नामों से पुकारा जा रहा है। गधे का छोटा भाई, बछिया का ताऊ। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में श्रेष्ठ, अब एक और नाम दिया, बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने को आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा ही है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। अब हीरा और मोती का जो मालिक है उसका नाम है झूरी। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। ये बैलों का वर्णन किया गया। बैल कैसे थे। बहुत दिनों साथ साथ रहते, दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। बस एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम कह नहीं सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी बैलों में ऐसी शक्ति थी जो कि मनुष्य में भी नहीं है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना पद प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं
केवल विनोद के भाव से, विग्रह यानी लड़ाई के लिए नहीं, मजाक मजाक में, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है, यानी कि मित्रता में वो खेलते हैं एक दूसरे के साथ। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा रहती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर है। अब देखो कितनी मित्रता थी, दोनों हमेशा यही कोशिश करते थे कि बोझ मेरी गर्दन पर आए, दूसरा सही रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, नांद में मुंह डालते। अब नांद क्या है, जहां पर उनका खली भूसा वगैरह डाला जाता है, वो एरिया बना होता है ना। साथ ही बैठते थे, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, यानी खाना भी वो इकट्ठा ही खाते थे। संयोग की बात, छुरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें भेज दिया। झूरी ने अब एक बार उसको, उन दोनों को अपने ससुराल भेज दिया था और बैल ये सोच रहे थे कि हमें बेच दिया गया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अब उसका साला, झूरी के साले का नाम है गया, जो दोनों बैलों को घर लेकर गया था, तो उसको पसीना आ गया, इतना तंग किया उन्होंने रास्ते में। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना भी कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वो सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। अब ये मन ही मन ये बैल सोचे जा रहे हैं ये सारी चीजें। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी मुंह ना डाला। दिल भारी हो रहा था, दुखी थे, खाना नहीं खाना चाहते थे। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था वह आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लग रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, यानी सब सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ डाले, यानी जो रस्सियां उनको बांधी हुई थी पैरों में, उनको तोड़ दिया और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ पाएगा, पर इन दोनों ने, उस समय दूनी शक्ति आ गई थी, एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल तो चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा ग्राम लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। अब इसका क्या मतलब है, विद्रोहमय स्नेह, स्नेह भी था, प्रेम भी था, लेकिन वो विद्रोह की भावना से था। क्यों था विद्रोह? तो इसलिए कि झूरी ने उन्हें अपने से दूर कर दिया था। स्नेह वो वैसे ही करते थे झूरी से। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, वो झूरी भी खुश हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेम आलिंगन और चुंबन का वो दृश्य बड़ा ही मनोहारी था। यानी जब वो बैलों से मिल रहा था तो वो दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर तो कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी का साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। अब उसको गुस्सा आ गया क्योंकि उसके मायके में भेजे गए थे बैल। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन भी वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों का आक्षेप सुन न सका, यानी उनकी बुराई सुन न सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के अलावा कुछ नहीं दूंगी, खाएं चाहे मरे। अब उसको गुस्सा आ गया, वो बोली, खाने के लिए मैं भी कुछ नहीं दूंगी। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं।
आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे, मालकिन मुझे मार डालेंगी। अब मजदूर ने क्या कहा कि मालकिन मुझे मार डालेंगी, चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे। अब मजदूर को तो डर लग रहा था ना कि वो कैसे चोरी करे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आ गया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की ओर खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वो ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया गया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब दी। अब गया भी उनके साथ पार्शलिटी कर रहा था। अपने बैलों को तो अच्छा भोजन दे रहा था, लेकिन इनके सामने सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। अब झूरी तो उनको बहुत प्यार करता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ रही थी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, पर उस पर मिला सूखा भूसा। अब इतना अपमान भी हो रहा था और सूखा भूसा भी मिल रहा था। नान की तरफ आंखें तक ना उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। अब उसने जब हीरा की नाक पर डंडे मारे ना, तब मोती को गुस्सा आया और वो सब तोड़ ताड़ दिया उन्होंने। हीरा ने मूक भाषा में कहा, यानी एक अपनी भाषा में बोला, वो गूंगी भाषा में, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैलों का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। अब इस बात में देखिए, इनकी बैलों को मार पड़ती ही रहती है। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहा तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, भाग खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए थे कि इस वक्त टाल जाना ही महसलत है, यानी कि उनके साथियों को समझ आ गई थी कि अब दोनों ही मार डालेंगे। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली। अभी छोटी सी लड़की कौन है? उन दोनों के मुंह में रोटियां देने चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को भोजन मिल गया। यानी कि अब उसने प्यार से, उस छोटी सी लड़की ने भोजन खिलाया तो दोनों प्रसन्न हो उठे, क्योंकि उनको यहाँ पे प्यार करने वाला कोई नहीं था। अब लड़की कौन थी? लड़की भैरों की थी। भैरों यानी कि गया का भाई, तो यानी गया की भतीजी थी वो। तो उनके हृदय को भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। उसे ऐसे लगने लगा दोनों को, बैलों को, कि यहाँ भी कोई अच्छे लोग रहते हैं। अब उस लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, क्योंकि उसे भी मार पड़ती थी, बैलों को भी मार पड़ती थी, तो लड़की को उनसे प्रेम सा हो गया था, आत्मीयता हो गई थी। तो बेटा आज का पाठ इतना ही। अगला पाठ हम, इसके आगे का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।